हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस मीनू राजवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, आज आपको श्री एम श्रीनिवास से जुड़ी हुई उनकी महत्वपूर्ण अवधारणा संस्कृतिकरण के विषय में चर्चा करूंगी। श्री श्रीनिवास छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर के थर्ड पेपर में आपको पढ़ाए जाएंगे। आपका जन्म 1916 में हुआ था। आपका पूरा नाम मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास था। आपने बहुत सारी जाति प्रथा, सामाजिक स्त्रीकरण, संस्कृतिकरण, प्रभु जाति, पश्चिमीकरण जैसी अवधारणाओं पर विस्तृत अध्ययन किया है। आपको सन 1977 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अब बात आती है आपकी महत्वपूर्ण अवधारणा संस्कृतिकरण की। डॉक्टर श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। आपकी संस्कृतिकरण की अवधारणा में मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन है। जब आप मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन कर रहे थे तो आपने पाया कि निम्न जातियों के लोग ब्राह्मणों की कुछ प्रथाओं को अपनाने तथा अपनी स्वयं की कुछ प्रथाओं जैसे मांस खाने, शराब का प्रयोग, पशु बलि आदि को छोड़ने में लगे हुए थे। उनके ऐसा करने का उद्देश्य क्या था? अपनी जातीय संस्करण की प्रणाली में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना। मतलब जो ये निम्न जाति के लोग थे, अपनी परिस्थिति को चेंज करने के लिए इस तरीके गतिविधियां कर रहे थे। जो ब्राह्मणों की जीवन शैली है उनको अपना रहे थे और अपनी जो मूलभूत जीवन शैली है उसको छोड़ रहे थे। वे ब्राह्मणों की भोजन संबंधी आदतों, उनकी वेशभूषा तथा कर्मकांडों को अपनाकर अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रहे थे। ये निम्न जाति के लोग ब्राह्मणों की जीवन पद्धति का अनुकरण करके संस्करण की प्रणाली में एक दो पीढ़ी में उच्च स्थिति की मांग प्रस्तुत करना चाहते थे। गतिशीलता की इस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए श्रीनिवास जी ने प्रारंभ में ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया। ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि उस टाइम उन्होंने देखा कि ये कुर्ग जाति के लोग ब्राह्मणों की नकल कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस पद्धति को ब्राह्मणीकरण का प्रोसेस बोल दिया। लेकिन बाद में जब श्रीनिवास जी ने देखा कि ये प्रोसेस सिर्फ एक क्षेत्र में ही सीमित नहीं है या सिर्फ एक जाति तक ही सीमित नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों की ही नकल की जा रही हो, पूरे देश में ये प्रक्रिया चल रही है और पूरे देश में किसी अन्य प्रारूप को भी अपनाया जा रहा है। जैसे कहीं पे क्षत्रिय प्रारूप को अपनाया जा रहा है, कहीं वैश्य प्रारूप को अपनाया जा रहा है। और बेसिकली आपने देखा कि सिर्फ ये ब्राह्मणों की नकल करना ही नहीं बल्कि प्रभु जाति की नकल करना है। यहाँ पे संस्कृतिकरण के प्रोसेस से जुड़ा हुआ ही एक अन्य अवधारणा है प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट कौन सी कास्ट है? ऐसी कास्ट जो उस क्षेत्र विशेष में या उस गांव में या उस समुदाय में संख्या की दृष्टि से मजबूत हो, उसके पास जो कृषि योग्य भूमि है उस पे उसका स्वामित्व हो ज़्यादा से हिस्से पे, और संख्यात्मक, आर्थिक, राजनैतिक, ये तीन शब्द याद रखने हैं। संख्यात्मक दृष्टि से मजबूत, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से मजबूत, और जिसके पास स्वयं का लैंड हो, स्वामित्व हो ज़्यादा सा, वो प्रभु जाति होती है उस एरिया की। तो संस्कृतिकरण का प्रोसेस बेसिकली प्रभु जाति के प्रारूप को अपनाए हुए है, उसकी नकल कर रहा है। इसलिए संस्कृतिकरण का प्रोसेस ब्राह्मणीकरण के स्थान पर श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। प्रारंभ में जब श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण को परिभाषित किया तो वो लिखते हैं, एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर मद्यपान को छोड़कर तथा अपने कर्मकांड एवं देवगण का संस्कृतिकरण कर संस्करण की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंचा उठाने में समर्थ हो जाती है। संक्षेप में वह जहाँ तक संभव है ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों को अपना लेती है। साधारणतः निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मणी जीवन प्रणाली को प्रायः अपना लिया जाता है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से यह वर्जित था। किंतु बाद में श्रीनिवास जी ने अपनी परिभाषा को संशोधित किया और लिखा, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति जातीय संस्करण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। अब आप देख सकते हैं कि दूसरी परिभाषा जो श्रीनिवास जी की है वो अधिक व्यापक है। क्यों? क्योंकि इसमें
संस्कृतिकरण के केवल ब्राह्मणीय आदर्श को ही नहीं वरन अन्य आदर्श को भी सम्मिलित किया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संस्कृतिकरण की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता है कि ये निम्न जातियों से संबंधित है। दूसरी, सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ पे ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि जो संस्कृतिकरण करने वाली जाति है उसमें केवल पदमूलक परिवर्तन हो रहा है, पोजिशनल चेंज हो रहा है। सिर्फ जो निम्न जाति है उसने अपनी पोजीशन को चेंज करके उच्चता की स्थिति प्राप्त कर ली है, लेकिन संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है संस्कृतिकरण के प्रोसेस में। तीसरी है, संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक सीमित नहीं है बल्कि जनजातियों तथा अर्ध जनजातीय समूहों में भी यह प्रक्रिया पाई जाती है। पश्चिमी भारत के भील, मध्य भारत के गोंड, ओरांव, हिमालय के पहाड़ी लोगों ने भी हिंदुओं की जीवन पद्धति का अनुकरण करने का प्रयास किया है। चौथी विशेषता है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार द्वारा नहीं बल्कि एक समूह द्वारा की जाती है। नेक्स्ट विशेषता है, संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं। एक निम्न जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा किसी प्रभु जाति को आदर्श मानकर उसके रीति रिवाजों, प्रथाओं, खान पान और जीवन शैली को अपना सकती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक मतलब जो सभी जगह पाई जा रही है, जो भारतीय इतिहास के प्रत्येक काल में देखी जा सकती है। हमें इतिहास में भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो सच्चे क्षत्रियों का अंतिम वंश नंद वंश था, उसके समाप्त होने के बाद प्रत्येक राज परिवार किसी न किसी अक्षत्रिय जाति से आया है। अर्वाचीन युग में भी शूद्रों ने भारी संख्या में राज परिवार पैदा किए हैं। बंगाल के पाल भी निम्न जाति के थे। ऐसे बहुत सारे आपको इतिहास में उदाहरण देखने को मिलते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक पद में परिवर्तन के लिए एक निम्न जाति 2 या 3 पीढ़ी से पहले अपना संबंध किसी उच्च जाति से जोड़ती है और तभी उसको वो 1 या 2 या 3 पीढ़ियों के बाद ही, जब वो दावा लगातार प्रस्तुत करती रहती है अपने उच्च होने का, उसके बाद ही कहीं जाके उसको स्वीकृति मिल पाती है। संस्कृतिकरण के कुछ अगर आधुनिक उदाहरण आप देखिए तो आपको दिखेंगे मराठे, रेड्डी, पडियाची, ये भी अपने क्षत्रिय होने का दावा करते हैं। गुजरात के बारिया अपने आप को पाटीदारों में सम्मिलित करने में लगे हुए हैं और उनकी भांति ही लाल पगड़ी और तलवार धारण करते हैं। स्वयं पाटीदार भी कुंभी जाति से हैं। उत्तर प्रदेश में एक सेनापुर गाँव है जहाँ पे नोनिया जाति, एक नमक बनाने वाली निम्न जाति है जो अब कुएं, तालाब खोदने और सड़क कूटने और ईंटें व टाइल बनाने का काम करने लगी है। ये नोनिया जाति भी जो है वो ब्राह्मणों की तरह यज्ञोपवीत पहनना शुरू कर दी है। कई जनजातियों ने भी अपना संस्कृतिकरण किया है। इस तरीके से बहुत सारे आपको आधुनिक उदाहरण भी संस्कृतिकरण के देखने को मिलते हैं। तो ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो पूरे भारत में फैली हुई है और बहुत सारे चेंजेस हमारे समाज में, हमारे जो भारत का इतिहास है उसमें देखने को मिल रहा है और ये प्रोसेस चल रहा है। तो आज का ये विषय समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक लेके, नेक्स्ट लेक्चर लेके मैं जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।